हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। तो बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखकर आज हम एक नए चैप्टर के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है डी और एफ ब्लॉक के तत्व। ये हमारा वन शॉट सीरीज है। इससे पहले हमने 3 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है जो फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट था, मतलब भौतिक रसायन से जुड़े हुए चैप्टर्स थे। आज हम अकार्बनिक रसायन का जो ये पहला चैप्टर है उसके बारे में बात करेंगे। देखें, आपके पाठ्यक्रम में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में अकार्बनिक रसायन से जुड़े 2 चैप्टर दिए हुए हैं, जिसमें से ये पहला उसका चैप्टर है। इसके अलावा एक और चैप्टर है इसके बाद वाला जिसका नाम है उपसहसंयोजक यौगिक। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डी और एफ ब्लॉक के तत्व। तो देखें बच्चों, डी और एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। यहाँ से भी 6 से 7 नंबर के प्रश्न आएंगे। 6 नंबर के प्रश्न तो डेफिनेटली आएंगे। यहाँ ये जो चैप्टर है बच्चों को देखें बहुत ही इसमें डर लगता है कि किस तरह से करें। बच्चे समझते हैं कि इसको रटने वाला चैप्टर है। तो देखिए, रटने वाला चैप्टर नहीं है, ये समझने वाला चैप्टर है। अगर इसके सारे कॉन्सेप्ट को आप बिल्कुल ध्यान से अगर समझ लेते हैं तो ये चैप्टर बहुत ही आसान है। तो अगर इस वीडियो में आप बने रहते हैं, एंड तक इस वीडियो को देखते हैं, तो इसके जितने भी कॉन्सेप्ट जुड़े हुए हैं वो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डी और एफ ब्लॉक के तत्व। तो देखें, सबसे पहले बात करते हैं डी और एफ। डी और एफ ब्लॉक, डी और एफ ब्लॉक जैसे ही हमारे दिमाग में आता है तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर आता है, वो है आवर्त सारणी। तो आप सभी ने आवर्त सारणी को देखा होगा कि आवर्त सारणी जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें डी ब्लॉक को कैसे मैनेज करके रखा गया है, या डी ब्लॉक के तत्वों को किस प्रकार से रखा गया है। तो डी ब्लॉक के तत्वों को पहले एस ब्लॉक के तत्वों को रखा गया है और लेफ्ट साइड में, फिर राइट साइड में किसको रखा गया है, पी ब्लॉक के तत्वों को रखा गया है, और बीच में डी ब्लॉक के तत्वों को रखा गया है। देखें, जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उसमें जो अधिकांश तत्व है, मैक्सिमम, वो क्या है, धातुएं हैं। तो धातुओं को एक जगह रखने का प्रयास किया गया है। तो जब हम बात करें कि डी ब्लॉक के तत्व क्या होंगे, तो देखें, अगर हम किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय उसका जो इलेक्ट्रॉन है, यानी उस तत्व का आखिरी इलेक्ट्रॉन है जिस कक्षा में प्रवेश करता है, उसी को कहते हैं उस ब्लॉक का तत्व। तो मान लेते हैं अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं हम, उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश कर रहा है तो वो कहलाएगा डी ब्लॉक का तत्व। और अगर उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में प्रवेश कर रहा है तो उसे कहेंगे हम एफ ब्लॉक के तत्व। समझ में आया? चलिए, अब हमको सीखना है, हम देखेंगे कि ये जो एस जो कक्षक होते हैं, एस, पी, डी और एफ, एस में कितनी कक्षाएं होती हैं और कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें रखे जाते हैं। तो देखिए, एस में 1 कक्षा होती है, पी में 3 कक्षा, डी में 5 और एफ में 7 कक्षाएं होती हैं। ये आप 11th क्लास में भी पढ़े होंगे। एस में 1 कक्षा, तो 1 कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉनों को रखा जा सकता है। पी में 3 कक्षाएं, तो 1 में 2, तो 3 दूना 6 इलेक्ट्रॉनों को रख सकते हैं हम। डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं और एफ में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉनों को रखा जा सकता है। ये देखें, ये 2, 6, 10, 14, इसी के हिसाब से डी ब्लॉक के तत्वों को या एफ ब्लॉक के तत्वों को या एस, पी, इन चार कक्षकों के तत्वों को इसी क्रम में रखा गया है। देखें, एस को 2 वर्गों में बांटा गया है, इसके अलावा पी को 6 वर्ग में, डी को 10 और एफ को 14। ठीक है, तो देखें यहाँ पे, अब हमको बात करेंगे हम किसमें, डी। तो डी को ध्यान रखें, डी का कक्षक जो है उसमें अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन रखा गया है। इसका मतलब ये है कि डी ब्लॉक के तत्वों को कितने वर्गों में बांटा गया है, 10 वर्ग में। तो ये कहाँ से कहाँ तक शुरू होंगे, तो ये अगर हम बात करें डी ब्लॉक के, तो इसके लिए वर्ग ये 3 से शुरू होते हैं और 3 से 12 तक जो वर्ग है उसमें
डी ब्लॉक के तत्वों को रखा गया है। इनका आवर्त क्या होगा? आवर्त, तो देखिए आवर्त जो है ये, अगर हम बात करें डी ब्लॉक का पहला तत्व है स्कैंडियम, तो यानी वो चौथे आवर्त में आएगा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। इन 4 आवर्तों में डी ब्लॉक के तत्वों को मैक्सिमम रखा गया है। तो चौथा आवर्त, चौथे आवर्त को हम क्या कहते हैं? 3D श्रेणी, क्योंकि जो डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं वो 3D कोश में प्रवेश करते हैं, तो इसे कहते हैं 3D श्रेणी। पांचवें आवर्त में जो डी ब्लॉक के तत्व को रखा गया है उसको कहते हैं 4D श्रेणी के तत्व। 6 वाले आवर्त को कहते हैं 5D श्रेणी, और 7 वाले को कहते हैं 6D श्रेणी। इसका मतलब ये हुआ कि डी ब्लॉक के तत्वों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है: 3D श्रेणी के तत्व, 4D श्रेणी के तत्व, 5D श्रेणी के तत्व और 6D श्रेणी के तत्व। तो इसको आप ध्यान रखेंगे बिल्कुल। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम किस प्रकार से करते हैं? तो 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा अफबाउ का नियम। अफबाउ का नियम क्या था? अफबाउ का नियम, तो उसके लिए एक सारणी बनती है 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f। कैसे करते हैं इसको? पहले इसमें 1s भरेगा, 1s के बाद क्या भरेगा? 2s, फिर 2s के बाद 2p, फिर 3s, 3s के बाद 3p 4s, फिर 3d 4p 5s, फिर 4d 5p, यहाँ पे आएगा 6s। तो इस प्रकार से हम अफबाउ के नियम से किसी भी तत्व का हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, अफबाउ का नियम 1s 2s 2p 3s 3p 4s, फिर 3d 4p 5s, फिर 4d 5p, इसके बाद 6s आएगा, फिर 4f भरेगा, फिर 5d। तो इस प्रकार से हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है अलग अलग तत्वों का। तो अब हम इसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, उससे पहले हम जानेंगे कि संक्रमण तत्व क्या होते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। अब ये संक्रमण तत्व क्या होते हैं? तो देखें, संक्रमण तत्व हम उन तत्वों को कहेंगे जिसमें क्या हो, जो डी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहे हैं उनमें अपूर्ण हो, मतलब वो इलेक्ट्रॉन क्या हो? पूर्ण न हो, रिक्त हो, यानी वो कक्षाएं क्या हो? खाली हो। और खाली होगा इसका मतलब क्या होगा? उसमें अयुग्म इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखें, अगर डी कक्षा अपूर्ण, रिक्त या उसमें अयुग्म इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? संक्रमण तत्व। अगर अयुग्म इलेक्ट्रॉन कब होंगे? और हम बात करें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो अयुग्म इलेक्ट्रॉन कब होगा? जब डी में 1 से 9 तक इलेक्ट्रॉन हो। जो डी कक्षा है जिसमें 5 कक्षाएं होती हैं, तो अगर हम इसमें 1 से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉन अगर रह रहे हैं तो हम क्या कहेंगे? उसमें अयुग्म इलेक्ट्रॉन है, और उन्हीं अयुग्म इलेक्ट्रॉनों की वजह से हम क्या कहते हैं? उसको संक्रमण तत्व कहते हैं। और अगर युग्मित इलेक्ट्रॉन है, यानी अगर डी 0 है या डी 10 है, तो इसको क्या कहेंगे? हम संक्रमण तत्व की श्रेणी में इसको नहीं रखेंगे। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, संक्रमण तत्व वही होंगे जिनमें डी कक्षा में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। तो जरा हम देखें, ये देखें, ये डी ब्लॉक के तत्व हैं और इनकी श्रेणियां दी हुई हैं। ये 3D श्रेणी का तत्व है जिंक, 4D श्रेणी का है कैडमियम, 5D श्रेणी का है मरकरी, और 6D श्रेणी का है कॉपर निकम। तो देखें, अगर हम बात करें जिंक का, जब भी जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं तो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है 3D10 और 4s2, ये विन्यास आपको प्राप्त होता है। तो देखें यहाँ पे जो डी कक्षा है इसमें देखें 10 इलेक्ट्रॉन है, यानी डी कक्षा में अधिकतम
10 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो सकते हैं, उतने ही हैं। ऐसे ही कैडमियम जो परमाणु क्रमांक 48 है, उसमें देखें 4d10 5s2, यहाँ भी देखें डी में 10 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही मरकरी को जब चेक करते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक 80 होता है, तो उसमें 4f14 5d10, हमको डी कक्षा को जब चेक करना है सिर्फ। ऐसे 6d श्रेणी में जब कॉपर निगम चेक करते हैं तो यहाँ पे देखें 6d10 आता है। यानी यहाँ पे क्या एक चीज समझ में आ रहा है, यहाँ पे ये देख रहे हैं हम कि डी में क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन है। यानी डी में कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो इन्हें हम संक्रमण तत्व नहीं कहेंगे। तो संक्रमण तत्व जिंक, कैडमियम, मरकरी और कॉपर निकम में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित न होने के कारण इन्हें हम संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं। इसके अलावा जितने भी तत्व हैं आपके डी ब्लॉक में वर्ग 3 से वर्ग 12 तक, इनको क्या किया गया है, सबको क्या है, संक्रमण तत्व कहा जाता है। लेकिन इन 4 तत्वों को छोड़कर हम संक्रमण तत्व कह सकते हैं। तो ये एक तरह के क्या है, अपवाद हैं, इनको बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब हम सीखेंगे कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनको करते हैं। अब हम बात करेंगे डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो देखें, अगर हम बात करें डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, तो इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है n-1 d 1 से 10 ns2। मतलब जो s उपकोष में इलेक्ट्रॉन जाएंगे उससे एक कम जो कक्षाएं होंगी वो डी में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो देखें यहाँ पे अगर हम बात करें 3D श्रेणी के तत्वों के बारे में, क्योंकि देखें आपके पाठ्यक्रम में 3D श्रेणी के तत्वों पे ज़्यादा फोकस किया गया है, तो उनको हम थोड़ा सा अच्छे से हम क्या करें, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखें। तो अबाउ के नियम से अगर बात करें, 3D श्रेणी का पहला एलिमेंट है, इसका नाम है स्कैंडियम। तो इसको अबाउ के नियम भरेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 21, टोटल 21 इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें। तो देखें ये आखिरी देखें 4s2 3d1, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहीं से लिखा जाता है। देखें यहाँ पे n का मान अगर 4 रख दें, n का मान 4 है और उससे एक कम डी वाली कक्षा है। यहाँ पे देखें 3d, डी में एक इलेक्ट्रॉन है और उसके आगे 3, यानी तीसरा क्या है, इसका आवर्त। ठीक है, तो तीसरा यानी मुख्य क्वांटम संख्या 3 है यहाँ पे। और अगर हम आवर्त का देखें किस आवर्त में आएगा ये, तो देखें हमको आवर्त चेक करने के लिए क्या करते हैं, सबसे आखिरी वाला क्या करते हैं, आखिरी मुख्य क्वांटम संख्या को चेक कर लेते हैं। तो मुख्य क्वांटम संख्या कितना है, यहाँ पे 4 है। तो मुख्य क्वांटम संख्या हमको ये बताता है कि कौन सा उसका आवर्त होगा। तो यहाँ पे देखते हैं 4s2 3d1, 4s2 3d1, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। अब देखें यहाँ पे 3 है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, 3D श्रेणी। ठीक है, चलिए अगला टाइटेनियम को चेक करें, तो टाइटेनियम का क्या होगा। टाइटेनियम का यहाँ पे देखें, टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक 22। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हो रहा है, यहाँ पे ये सेम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यहाँ तक तो सेम ही होगा लगभग सभी का, 30 तक तो सेम ही होगा। यानी 2 4 6 4 10 2 12 6 18, यानी ये आर्गन का क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो आर्गन तो सेम रहेगा। उसके बाद देखें 4s2 3d2, इसके बाद वेनेडियम का है 4s2 3d3। ऐसे ही हम करेंगे सबका। जरा हम देखें क्रोमियम का, देखें आप, देखिए बच्चों क्रोमियम का देखें 24 होता है परमाणु क्रमांक। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होना तो चाहिए क्या, 4s2 3d4, 4s2 3d4 होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, जो डी कक्षा होती है, वहाँ से एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, जो डी कक्षक होते हैं उसमें 5 कक्षाएं होंगी। अब वो या तो वो कक्षाएं अपूर्ण हो, अपूर्ण मतलब रिक्त हो, या पूर्ण पूरित कक्षक हो, पूर्ण पूरित कक्षक हो, या अर्धपूरित कक्षक हो, अर्धपूरित कक्षक।
तो ये 3 संभावनाएं हो सकती हैं, या तो डी कक्षा में इलेक्ट्रॉन रिक्त हो, खाली हो, या अर्धपूरित हो, या पूर्ण पूरित हो। तो देखें यहाँ पे पूर्ण पूरित कक्षा जो होती है कक्षक, वो सबसे ज़्यादा अस्थायी होगा, अस्थायी होता है। उसके बाद अर्धपूरित कक्षा भी अस्थायी होता है, या तो रिक्त। तो देखें पूर्ण पूरित कक्षक, अर्धपूरित कक्षक। अर्धपूरित का मतलब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो, 5 इलेक्ट्रॉन। पूर्ण पूरित मतलब डी में 10 इलेक्ट्रॉन। तो देखें डी कक्षा हमेशा चाहेगा या तो क्या हो, अर्धपूरित कक्षक में परिवर्तित हो जाए, या पूर्ण पूरित कक्षक में क्या हो जाए, वो परिवर्तित हो जाए। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे डी में कितने इलेक्ट्रॉन, 4। क्या करेगा वो, कोशिश करेगा 5 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो एस से 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ट्रांसफर कर लेगा। तो इसका विन्यास क्या हो जाएगा, 4s1 3d5, 4s1 3d5। देखें डी में कितने हो गए, अर्धपूरित कक्षक हो गया इसका, और डी में 5 इलेक्ट्रॉन, 10 होते हैं तो 5 हो गए। एस में भी देखें, एस वाला भी पूरा हो गया है। एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, 1 है इसके पास। तो एस का भी अर्धपूरित कक्षक हो गया है, और डी का भी। तो देखें ये दोनों अर्धपूरित कक्षक हो गए हैं, जिसकी वजह से बच्चों ये क्या है, ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही होगा। तो हमारा जो क्रोमियम है वो एक्सेप्शन वाली सीरीज में आता है, ठीक है। इसके बाद मैग्नीज है, मैग्नीज में सेम टू सेम वही रहेगा, 4s2 3d5। इसके बाद आयरन में भी 4s2 3d6, कोबाल्ट में भी 4s2 3d7, निकिल में 4s2 3d8, कॉपर 29 जो है 4s2 3d9, जिंक 30 में 4s2 3d10। यहाँ पे ध्यान रखें, यहाँ पे भी ये 9 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर कर लेगा, तो इसका विन्यास हो जाएगा 4s1 3d10। क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि पूर्ण पूरित कक्षा होना चाहता है डी क्या करता है, अपने आप को क्या करता है, या तो आधा कर ले या पूरा कर ले। तो यहाँ पे देखें पूरा करने की संभावना इसके पास दिख रही है, तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर लेगा एस से अपने पास, और डी में कितने हो जाएंगे, डी में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको इस तरह से मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे क्रोमियम और कॉपर 2 ऐसे एलिमेंट हैं जो सामान्य परिस्थिति को छोड़ करके थोड़ा सा अपवाद वाली स्थिति में आ जाते हैं, और उनका विन्यास हम इस आधार पे हम कर सकते हैं। अर्धपूरित कक्षक अस्थायी होता है, और पूर्ण पूरित कक्षक भी क्या होता है, अस्थायी होता है। तो ये रहा आपका 3D श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो हम देखेंगे कि संक्रमण तत्व के क्या सामान्य गुणधर्म हैं, तो देखते हैं। तो देखें संक्रमण तत्व के जो गुणधर्म हैं, वो गुणधर्म कैसे आते हैं, तो वो सारा गुणधर्म वो डी कक्षक में जो उसकी अपूर्ण स्थिति है, यानी डी कक्षक में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, इसके कारण होता है। तो आंशिक रूप से भरे या अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के कारण डी कक्षकों की उपस्थिति के कारण संक्रमण तत्व निम्नलिखित गुण प्रदर्शित करते हैं। क्या करेंगे, तो पहला जो है वो है परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था। मतलब ये जो डी ब्लॉक के तत्व हैं, ये क्या होगा, ये एक से अधिक क्या होगा, ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करेंगे। जैसे +2 +3 +4 +5 +6 +7 तक ये जाते हैं, तो अलग अलग ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं इन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उपस्थित होने के कारण। इसके बाद ये रंगीन आयन बनाते हैं। अब देखें बच्चों, रंगीन आयन, रंगीन का मतलब क्या होता है, इनके आयन क्या होंगे, रंगीन होंगे, यानी कोई कलर होगा। कलर कैसे आता है, तो कलर बिल्कुल इस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो उपस्थित होते हैं उन्हीं के कारण आता है। इसके अलावा संकुल निर्माण, संकुल का क्या मतलब होता है, संकुल को हम अगला जो अध्याय है हमारा उपसहसंयोगी यौगिक, उसमें हम संकुल के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। संकुल का मतलब कि वो उसको ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, जिसमें कुछ लिगेंड होते हैं, कुछ केंद्रीय धातु परमाणु होता है, आपस में जुड़े होते हैं उपसहसंयोगी आबंधों के द्वारा, उसे संकुल कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये जो तत्व हैं, ये धातुएं हैं, ये संकुल का निर्माण करती हैं। ये उत्प्रेरकी गुण भी प्रदर्शित करता है। उत्प्रेरकी मतलब ये कैटलिस्ट की तरह से व्यवहार करता है, उत्प्रेरक का भी ये काम करता है। ये डी ब्लॉक के जो तत्व हैं, उत्प्रेरक क्या करता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा भी सकता है, घटा सकता है। ये डिपेंड करता है कि उत्प्रेरक किस प्रकार का उत्प्रेरक आपका यूज कर रहे हैं। इसके अलावा ये चुंबकीय व्यवहार को भी प्रदर्शित करता है। चुंबकीय व्यवहार, चुंबकीय व्यवहार का मतलब
दो तरह के चुंबकीय व्यवहार पाए जाते हैं। ये शो करता है या तो अनुचुंबकीय होगा या प्रतिचुंबकीय होगा। ये देखें S और P, जो D ब्लॉक है वो S व P ब्लॉक के तत्वों से क्या होते हैं, अधिक कठोर होते हैं। ये धातुएं हैं, ये क्या होंगे, S और P से ज़्यादा कठोर पाए जाते हैं ये। तो ये कुछ मुख्य रूप से इसके गुणधर्म हैं, इनको आप ध्यान पूर्वक इसको याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। अब हम कुछ गुणधर्म के बारे में बात करेंगे जो 3D श्रेणी से जुड़े हुए हैं। तो देखिए, पहला जिसमें गुणधर्म है वो है ऑक्सीकरण अवस्था। अभी हम थोड़ी देर पहले बात किए हैं कि डी ब्लॉक के जो तत्व हैं वो एक से ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्था को शो करते हैं, दर्शाते हैं। अगर हम सामान्य स्थिति में बात करें तो इनकी ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है वो +2 से +3, यानी +2 +3 ये अधिकतम जो तत्व हैं 3D श्रेणी के तत्व वो दिखाते हैं। सिर्फ जिंक जो है वो +2 दिखाता है, इसके अलावा सारे जो एलिमेंट हैं स्कैंडियम से लेके और जिंक कॉपर तक वो सब क्या होंगे, +2 और +3 दिखाएंगे। तो ये होता क्यों है? तो ऑक्सीकरण अवस्था देखें एक से ज़्यादा दिखाने का क्या इसके पीछे रीजन है? तो देखिए NS व N-1D, मतलब अभी हम देखे हैं जो 3D हम लिखे थे 3D1 और 4s2, इन दोनों कक्षाओं की ऊर्जा गैप, एनर्जी गैप होता है, उनमें डिफरेंस बहुत कम होता है। ऊर्जा का जो अंतर होगा वो बहुत कम होता है। अब ऊर्जा का जब अंतर कम होता है तो क्या होते हैं, वे दोनों कक्षाओं के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्ड बनाने लगते हैं, आबंध बनाने लगते हैं। आबंध बनाएंगे तो क्या होगा, वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाएंगे। तो इसके कारण क्या होगा, ये ऑक्सीकरण अवस्था को दिखाते हैं। सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +2 +3 होगा, जिसमें ये आयनिक यौगिक बनाएंगे। यहाँ पे ध्यान रखें कि जो मैग्नीज वो +7 तक ये क्या होता है, ऑक्सीकरण अवस्था को दिखाता है। इसका मतलब क्या होगा, मैग्नीज क्या होगा, +2 दिखाएगा, +3 दिखाएगा, +4 +5 +6 और +7, सबसे ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है आपका मैग्नीज। ठीक है, इसके अलावा स्कैंडियम जो है, स्कैंडियम वो +2 दिखाएगा, +3 दिखाएगा। और जिंक आपका क्या दिखाएगा, जिंक आपका केवल +2, मैक्सिमम +2 दिखाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको ऑक्सीजन अवस्था क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके अलावा इसकी बात जो है वो है रंगीन आयनों का बनना। किस तरह से रंगीन आयन बनेंगे? तो रंगीन आयन बनने का कारण क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या या डी कक्षक जो है, अपूर्ण कक्षक हैं, उनके कारण क्या हो रहा है, ये रंगीन आयन बनेंगे। अब होगा क्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर उपस्थित हैं तो ये आयन क्या होंगे, ये आयन रंगीन होंगे, अन्यथा क्या हो जाएंगे, ये रंगहीन होंगे। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कब होंगे, जब डी में 1 से 9 इलेक्ट्रॉन हो, तो आयन कैसे होंगे, वो कलर दिखाएंगे, कलर शो करेंगे। और अगर डी में 0 या डी में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो आयन क्या हो जाएंगे, रंगीन हो जाएंगे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इनके ये जो गुण हैं उनको समझ सकते हैं। जैसे लिखा है स्कैंडियम परमाणु क्रमांक 21 होता है, अगर इसको हम ऐसे लिख दें स्कैंडियम +2, चेक कीजिए कि दर्शाइए कि ये जो स्कैंडियम +2 है वो क्या होगा, रंगहीन होगा या रंगीन होगा। तो क्या करेंगे, हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 2 4, ये आर्गन तक हमें पहुंच गया। इसके बाद क्या आता है 4s2 3d1। अब बाउ के नियम से अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का प्रयास करें तो इसको इस तरह से आएगा, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 21। ये देखें बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या है, 4s2 3d1 स्कैंडियम। ये +2 का क्या मतलब है, +2 का मतलब है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, स्कैंडियम से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए हैं। तो कहाँ से बाहर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे यहाँ से। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनेगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन जाएगा 4s0 3d1। तो देखें डी में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब वो क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अगर डी में कक्षाएं बनाए हम 5, तो
एक इलेक्ट्रॉन। तो देखें एक इलेक्ट्रॉन अकेला इलेक्ट्रॉन है, यानी वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। युग्मित कब होता है? जब पेयर में आ जाए इलेक्ट्रॉन। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो इसके आयन कैसे होंगे? इसके आयन होंगे रंगीन। अगर स्कैंडियम प्लस 3 कहता है यहाँ पे, स्कैंडियम प्लस 3, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस क्या होता? 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से जाते हैं, 4s0 और 3d 0 हो जाता। देखिए 4s भी 0 होता और 3d भी 0 हो जाता। अब d में या तो 0 हो या तो 10 हो। तो अगर d में 0 इलेक्ट्रॉन है, यानी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये आयन कैसे होंगे? ये आयन होंगे रंगहीन प्रकृति के। तो यहाँ से कभी कभी 1 नंबर के क्वेश्चन या इसको किसी और तरह से 2 नंबर या 3 नंबर में पूछा सकता है। तो इसको आप बिल्कुल ध्यान से इस चीज़ों को देखेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। अगला जो गुणधर्म है वो है चुंबकीय गुण। देखें चुंबकीय गुण क्या होता है? संक्रमण तत्व जो होते हैं और ये उसके जो बनने वाले आयन हैं वो 2 तरह के गुण प्रदर्शित करते हैं चुंबकीय गुण। एक तो अनुचुंबकीय और एक प्रतिचुंबकीय। अनुचुंबकीय गुण कब प्रदर्शित करेंगे? तो देखें अनुचुंबकीय गुण तब प्रदर्शित करेंगे जब उन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें और डी कक्षा में जो प्रवेश कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पाई जाए। मतलब अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उपस्थित है तो वो कहलाएंगे अनुचुंबकीय, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं है मतलब युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो कहलाएंगे आपके प्रतिचुंबकीय। तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, बिल्कुल ध्यान से इसको आप ध्यान रखेंगे। अब देखें जब चुंबकीय गुण कोई भी तत्व दिखाता है, दर्शाता है, तो वहां उत्पन्न होता है उसका चुंबकीय आघूर्ण। तो चुंबकीय आघूर्ण को लिखते हैं म्यू से। ये होता है √NN+2। इस फॉर्मूले को आप बिल्कुल क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे, चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला। अब ये बीएम को कहते हैं बोर मैग्नेटॉन। एन क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बीएम है बोर मैग्नेटॉन। बोर मैग्नेटॉन क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण का इसका मात्रक होता है। ये इसका यूनिट है चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक बोर मैग्नेटॉन। कॉपर प्लस और Fe+3, इन आयनों को अगर चेक करें, आपसे पूछा जाए कि इन आयनों को चेक करें और इनके आयनों को बताएं कि ये आयन चुंबकीय अनुचुंबकीय हैं कि प्रतिचुंबकीय हैं, तो कैसे करेंगे इनको? सबसे पहले हम कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को करना पड़ेगा। कॉपर का परमाणु क्रमांक होता है 29। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या आएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4s1। ये होता है इसका, क्योंकि कॉपर क्या है? आपका एक्सेप्शन है। तो चेक भी कर सकते हैं। 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 18 10 28 29 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। कह रहा है कि कॉपर प्लस, यानी कॉपर प्लस, प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? कम हो गया है। एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा? एस वाले कक्षा से, बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन जाता है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक तो आपका आर्गन वाला है। ये हो जाएगा 4s0 3d10। तो देखें डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, यानी डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो Cu+1 जो आयन है आपका कॉपर, वो कैसा होगा? वो होगा आपका प्रतिचुंबकीय। इसका चुंबकीय विभव किस प्रकार का होगा? ये होगा प्रतिचुंबकीय। इसी प्रकार अगर आयरन का निकाल लें, Fe परमाणु क्रमांक इसका 26, तो यहाँ तक तो सेम ही होगा। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट इसको लिख रहा हूँ AR। यहाँ पे हो जाएगा 4s2 18 2 20 20 और 6 26। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा आयरन का। अब ये कह रहा है कि आपसे कि Fe+3 को चेक कीजिए आप। Fe+3 का मतलब क्या? 3 इलेक्ट्रॉन कम, 26 थे, 3 और कम हो गए, कितने हो गए? 23। तो इसका करेंगे क्या आएगा? AR, और 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ जाएंगे, तो S वाली कक्षा तो खाली हो गई आपकी। और D में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 हैं, 2 यहाँ से चले गए, 1 और जाएगा क्योंकि Fe+3 का देखना है, तो वो हो जाएगा आपका 3d5। देखें D में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या होगा आपका? ये होगा आपका अनुचुंबकीय।
चुंबकीय। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है कि जितने डी कक्षा में जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वह तत्व या वह आयन क्या होगा, उतना ज्यादा अनुचुंबकीय होगा, यानी वो उतना ज्यादा अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा। अनुचुंबकीय गुण होता क्या है, तो देखिए अनुचुंबकीय जो गुण होता है वो अगर हम किसी बाह्य क्षेत्र में रखें, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखें, तो चुंबकीय क्षेत्र को क्या करता है, आकर्षित करता है, और अगर चुंबकीय क्षेत्र को प्रतिकर्षित करे तो होगा प्रतिचुंबकीय। तो ये जो आयन है आपके Fe++3 ये अनुचुंबकीय गुण को प्रदर्शित करेगा, और कॉपर जो +1 है आपका ये, वो क्या होगा आपका प्रतिचुंबकीय। तो ये जो टॉपिक है बहुत ही क्या है, अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक को हर बार मतलब किसी न किसी सेट में किसी न किसी रूप में जरूर पूछा जाता है, तो इसको बिल्कुल इसको ध्यान से इसको सीख लेंगे और इसके एग्जाम्पल को आप क्या करेंगे, प्रिपेयर कर लेंगे। अब हम बात करेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में। देखिए 2 टॉपिक दिए हुए हैं ऐसे जिसमें बनाने की विधि उसके बारे में पढ़ना है, जिसमें से एक पोटेशियम डाइक्रोमेट है और दूसरा पोटेशियम परमैंगनेट। तो पहला देखते हैं इसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसको K2Cr2O7 कहते हैं। इसको बनाएंगे कैसे हम, इसके रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से लिखेंगे, तो देखिए इसको बनाते हैं हम क्रोमाइट अयस्क से। ये आपका क्या है, ये आपका है क्रोमाइट अयस्क, इसको कहेंगे हम क्रोमाइट अयस्क। तो क्रोमाइट अयस्क की अभिक्रिया अगर हम करा दें सोडियम कार्बोनेट के साथ, ये देखें सोडियम कार्बोनेट है और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कराएं हम, तो बनता है ये पहले सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट का निर्माण होगा, आयरन का ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें से रिलीज हो जाएगी बाहर। इस सोडियम क्रोमेट को हम क्या करेंगे, इस सोडियम क्रोमेट को सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे जरा हम, तो बनेगा सोडियम डाइक्रोमेट। सोडियम डाइक्रोमेट बनेगा, सोडियम सल्फेट और जल। फिर क्या करेंगे हम, सोडियम डाइक्रोमेट को हम लेंगे पोटेशियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे, तब क्या बनेगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट बन जाएगा जो हमको रिक्वायरमेंट है। सोडियम क्लोराइड भी बनेगा, होगा क्या, यहाँ से देखें, यहाँ से 2K+ और 2Cl- यानी 2 पोटेशियम के आयन और 2 क्लोराइड के आयन, ये जब टूटता है तो क्या देगा, ये देगा 2Na+ और क्रोमेट आयन देगा ये Cr2O7-2। अब देखें 2Na और 2Cl मिलकर बनाएगा 2NaCl जो आप देख रहे हैं राइट साइड में प्रोडक्ट, और Cr2O7 इस K के साथ मिलकर बनाएगा K2Cr2O7। तो इस तरह से ये अभिक्रिया होगी। तो इस तरह से हम क्या बना सकते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट। देखें ये प्रबल ऑक्सीकारक है, ठीक है। ऑक्सीकारक का क्या मतलब होता है, जो खुद क्या हो, खुद रिड्यूस हो रहा हो, खुद अपचयित हो रहा हो और दूसरों क्या कर रहा हो, ऑक्सीड कर रहा हो। तो देखें ये स्वयं क्या होगा, अपचयित हो जाएगा। अब इसकी अपचयित किस तरह से होता है, तो देखिए क्रोमेट आयन है, ये क्रोमेट आयन क्रोमेट +3 यानी क्रोमियम +3 में परिवर्तित हो जाता है। मतलब 6, यहाँ जब इसकी ऑक्सीजन संख्या को चेक करेंगे आप, तो देखें यहाँ पे ऑक्सीजन संख्या इसकी पाएंगे आप कि क्रोमियम का है +6, और ये देखें +6 से ये परिवर्तित हो रहा है +3 में। मतलब क्या हो रहा है, इसका हो रहा है सिंपली रिडक्शन, अपचयन हो रहा है इसका, यानी क्रोमियम खुद अपचयित हो रहा है, मतलब ये इसका स्वयं अपचयन हो रहा है, और अपचयन अगर हो रहा है तो ये ऑक्सीकारक की तरह से काम करेगा। इसको आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ये है आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब हम बात करेंगे पोटेशियम परमैंगनेट, कैसे बनाएंगे इसको, KMnO4 कहते हैं इसको। तो इसको बनाएंगे हम पाइरोलूसाइड से। पाइरोलूसाइड क्या होता है, तो MnO2 को क्या कहते हैं, पाइरोलूसाइड कहते हैं। तो अगर हम इसको मैग्नीज डाइऑक्साइड भी कहते हैं या पाइरोलूसाइड, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ या किसी क्षार कह लें आप, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर हम इसको हिट कर दें तो क्या होगा, ये पहले बनेगा पोटेशियम मैग्नेट का, हरे रंग का पोटेशियम मैग्नेट आपको प्राप्त होगा। उस पोटेशियम मैग्नेट को हम ले लें और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जल के प्रेजेंस में अगर रिएक्ट करवाएं तो पोटेशियम कार्बोनेट बनता है। इसके बाद हाइड्रेटेड मैग्नीज डाइऑक्साइड बनता है, और
अपना प्यारा जो मेन कंपाउंड है KMnO4 बैगनी रंग का, वो प्राप्त होगा आपको। तो पोटेशियम परमैंगनेट को किससे बना सकते हैं हम? मैग्नीज डाइऑक्साइड से बना सकते हैं पोटेशियम परमैंगनेट को। ये भी क्या है? ये भी क्या है आपका? ये भी प्रबलतम ऑक्सीकारक है। ये देखें, अम्लीय माध्यम, क्षारीय माध्यम और उदासीन तीनों ही माध्यम में ऑक्सीकृत गुण प्रदर्शित करता है। यानी ये इतना प्रबलतम ऑक्सीकारक है, इतना प्रबल ऑक्सीकारक है कि ये तीनों माध्यम, चाहे वो अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में चल रही हो, उदासीन माध्यम में चल रही हो या क्षारीय माध्यम में चल रही हो, तीनों माध्यम में क्या करता है वो? तीनों माध्यम में ये ऑक्सीकारक गुण प्रदर्शित करता है। अगर किसी हम एक एग्जाम्पल है, ये अम्लीय गुणधर्म का एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखें MnO4 माइनस, अगर यहाँ पे Mn+2 में परिवर्तित हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? मैग्नीज का हो रहा है अपचयन। क्या होगा आपका? अपचयन होगा। तो अपचयन जो है खुद अपचयित होगा, तब क्या करेगा वो? सामने वाले को ऑक्सित करेगा, और सामने वाले को ऑक्सित करेगा तो उससे क्या होगा? उसको कहेंगे हम उसका ऑक्सीकारक गुण। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट, बिल्कुल ध्यान से। हम बात करेंगे F ब्लॉक के तत्वों के बारे में। तो देखें F ब्लॉक के तत्व क्या होंगे? तो F ब्लॉक के तत्व के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो F उपकोष में क्या होंगे? प्रवेश करेंगे। तो अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन किसी तत्व का क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहा है। अगर उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो अगर अब F उपकोष में प्रवेश करता है तो क्या कहेंगे हम? उसको F ब्लॉक के तत्व कहेंगे। अब यहाँ पे ध्यान रखें, इन्हें अंतः संक्रमण तत्व भी कहते हैं। इसमें देखें F उपकोष है वो आंशिक रूप से भरा होता है। समझ में आया? अंतः संक्रमण क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इनको ना संक्रमण तत्व जो D ब्लॉक के हैं, D ब्लॉक के अंदर 57 लेंथेनियम के बाद 58 से लुटेशियम 71 तक इनको रखा गया है। इसके अलावा थोरियम 90 से लॉरेंसियम 103 तक रखा गया है। यानी डी ब्लॉक के अंदर ही हैं ये, इसीलिए इनको अंतः संक्रमण तत्व भी कहते हैं। अब एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं इनको दो वर्गों में बांटा गया है। एफ ब्लॉक के तत्वों को चेक करेंगे तो आवर्त सारणी के जस्ट नीचे जो दो रो में 14 इलेक्ट्रॉन यानी कुल 28 तत्वों को रखा गया है, वो एफ ब्लॉक के तत्व हैं। इसमें देखें, एक को कहते हैं हम लेंथेनाइड और दूसरे को कहते हैं एक्टिनाइड। लेंथेनाइड को, इसका नाम लेंथेनाइड क्यों पड़ा? तो देखें, लेंथेनियम एक एलिमेंट है 57 नंबर का, जिसका परमाणु क्रमांक क्या है? 57 है। छठे आवर्त में ये आता है, छठे आवर्त में। तो ये जो लेंथेनियम है, लेंथेनियम के बाद सीरियम है 58 नंबर पे और लुटेशियम है 71 नंबर पे। 58 से 71 जो है, कुल कितने इसमें तत्व होंगे? कुल 14 तत्व हैं यहाँ। और एफ कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 14 ही हो सकते हैं। तो उस हिसाब से 14 तत्व लेंथेनाइड में आते हैं। इन्हें दुर्बल मृदा तत्व कहते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट कहते हैं इनको। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? वो होगा जेनॉन 4f1 से 14, 5d0 से 1, 6s2। इसके अलावा एक्टिनाइड क्या होता है? तो देखिए, एक्टिनाइड जो है वो एक्टिनियम जो तत्व है 89 नंबर पर, 89 नंबर पे आवर्त 7वें आवर्त में उस एक्टिनियम जो तत्व है उसी से एक्टिनाइड पड़ा हुआ है। तो एक्टिनाइड वाले तत्व कहाँ शुरू होंगे? थोरियम 90 से लॉरेंसियम 103 तक। ये जो 14 तत्व हैं इनको यहाँ रखा गया है। इन्हें ट्रांस यूरेनिक तत्व भी कहते हैं या रेडियो सक्रिय तत्व। ट्रांस यूरेनिक मतलब यूरेनियम के बाद जितने भी तत्व हैं वो मानव द्वारा संश्लेषित किए गए हैं, इसलिए इसे कहते हैं ट्रांस यूरेनिक। और रेडियो सक्रिय भी ये होते हैं। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करना चाहेंगे तो एक रेडॉन आ जाएगा, फिर 5f0 से 14, 6d0 से 1 और 7s2। तो ये है एफ ब्लॉक के तत्वों का सामान्य जानकारी। अगला जो टॉपिक है वो है लेंथेनाइड संकुचन। लेंथेनाइड संकुचन या आंकुचन,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं पेपर में। तो क्या होता है लेंथेनाइड संकुचन? तो देखिए लेंथेनाइड श्रेणी में परमाणु क्रमांक बढ़ ही रहा है, आगे बढ़ेंगे हम जैसे जैसे, तो परमाणु क्रमांक में वृद्धि होगी। अब परमाणु क्रमांक में वृद्धि होगी तो लेंथेनियम से ल्यूटेटियम, मतलब क्या, सीरियम से एल्यू तक अगर आप जा रहे हैं तो परमाणु वो आयनिक त्रिज्या में क्या होती है, कमी आती है। इसे लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। यह संकुचन F इलेक्ट्रॉन का दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण होता है। अब देखें जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, ये नाभिक है, पहली कक्षा, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ये बढ़ता रहेगा। अब हमको पता है कि F कक्षा जो है उसका परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, सबसे कम होता है। सबसे अधिक होता है S का, फिर P का, D का और F का। ये क्या है आपका परिरक्षण प्रभाव का क्रम। अब परीक्षण प्रभाव क्या होता है? तो परीक्षण प्रभाव सबसे बाहरी कक्षा के अंदर वाली कक्षा, कोर कक्षा, क्या करती है, वो नाभिक के द्वारा लगाया गया नाभिकीय बल को बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाले बल को क्या करती है, कम कर देती है, मतलब एक शील्ड की तरह से काम करने लगता है। इसे क्या कहते हैं, परिरक्षण प्रभाव। तो F का परीक्षण प्रभाव सबसे कम होता है। अब F का परीक्षण प्रभाव कम होगा तो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, उसके साथ नाभिक पे आवेश बढ़ रहा है, तो जैसे से परीक्षण प्रभाव कम होगा नाभिक पे आवेश क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि ये जेड इफेक्टिव को कहते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश परीक्षण प्रभाव का व्युत्क्रम होता है, यानी परीक्षण प्रभाव कम होगा तो नाभिकीय आवेश बढ़ जाएगा, परीक्षण प्रभाव कम होगा तो नाभिकीय आवेश क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नाभिक मतलब ये आवेश, धनावेश बढ़ जाएगा। अब धनावेश बढ़ से बढ़ेगा, ये क्या करेगा, बाहरी कक्षा पे इलेक्ट्रॉनों पे लगने वाला जो बल है उसको क्या कर देगा, बढ़ा देगा। अब बल बढ़ेगा, बाहरी कक्षा पे लगने वाला बल क्या बढ़ेगा, तो इसका आकार क्या हो जाएगा, पहले की तुलना में छोटा हो जाएगा। आकार छोटा होने का मतलब क्या, इसका जो परमाणु की त्रिज्या है वो छोटी हो जाएगी, जिससे उसका आकार छोटा होगा, और इसे कहते हैं लेंथेनाइड संकुचन या लेंथेनाइड आंकुचन। किसके कारण हो रहा है, तो F कक्षा में उपस्थित जो दुर्बल परिरक्षण प्रवाह है F कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का, उसी कारण क्या हो रहा है, ये आपका लेंथेनाइड संकुचन को ये दर्शाते हैं। तो हम एक क्वेश्चन करते हैं इसमें, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि Cr+2 अपचायक है जबकि Mn+3 ऑक्सीकारक है, जबकि दोनों का विन्यास जो है D4 है, यानी दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D4 है, फिर भी एक क्या कर रहा है, क्रोमियम अपचायक की भांति व्यवहार कर रहा है और मैग्नीज क्या कर रहा है, ऑक्सीकारक। हमने थोड़ी देर पहले बात किया है कि जब ऑक्सीकारक गुण अगर कोई प्रदर्शित करेगा तो क्या होगा, ऑक्सीकारक गुण तभी प्रदर्शित करेगा जब खुद का क्या हो रहा हो, अपचयन हो रहा हो, और अपचायक गुण कब प्रदर्शित करेगा, जब खुद का क्या हो रहा हो, ऑक्सीकरण हो रहा हो। जरा देखें हम, क्रोमियम 24 से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 4s1 3d5, Cr+2 का अगर हम निकालें तो होगा 4s0 3d4, D4 मिला आपको। इसी पर मैग्नीज 25 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s2 3d5 होता है। Mn+2 निकालेंगे 4s0 3d5, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे बाहरी कक्षा से, Mn+3 क्या हो जाएगा, अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे, हम निकलेंगे D5 में से, तो इसका विन्यास भी बन गया D4। अब यहाँ पे ध्यान रखें, ये D4 ये भी D4 है, दोनों में हमको ये चेक करना है कि हमको पता है कि D5 जो विन्यास होता है वो सबसे ज़्यादा क्या होता है, स्थायी होता है। तो अगर हम Cr+2 जो क्रोमियम+2 है, अगर एक इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दे तो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, Cr+3 में। Cr+3 का मतलब क्या हुआ कि ये जो विन्यास है D4 वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, D5 में। एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है ना ये, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा तो बन जाएगा, इसका विन्यास क्या हो जाएगा, ये 3d5, 3d4 तो ये है आपका, ये बन गया आपका 3d5। तो इलेक्ट्रॉनों का ये क्या कर रहा है, आपका त्याग कर रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। देखें +2 से क्या हो रहा है, +3 में जा रहा है, ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण होगा तो ये क्या किस तरह का व्यवहार करेगा, ये एक तरह का अपचायक के भांति व्यवहार करेगा। उसी प्रकार मैंगनीज जो है +3 आयन है, ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, Mn+2 में परिवर्तित होगा,
इसका विन्यास देखिए 3D4 है, इसका विन्यास क्या हो जाएगा 3D5। यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या होगा, खुद अपचयित होगा, और खुद अपचयित होगा तो वो प्रबल ऑक्सीकारक या ऑक्सीकारक की तरह से व्यवहार करेगा। तो इस चैप्टर में जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको हमने क्या किया, सारे महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस कर लिया है। क्योंकि ये वन शॉट सीरीज़ था तो इसमें हमने किसी भी टॉपिक को पूरे डीप में हमने जाके उसको स्टडी नहीं किया है। एक थॉरली रिवीजन सीरीज को ध्यान में रखते हुए हमने टॉपिक को डिस्कस किया है। आई होप ये सारे टॉपिक आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आए होंगे। अगर किसी टॉपिक में कोई भी समस्या आ रही है तो इस वीडियो को दोबारा देखने का प्रयास करें। अगर दोबारा आप देखते हैं इस वीडियो को तो डेफिनेटली वो सारे टॉपिक समझ में आएंगे जो इसमें हमने कराए गए। तो देखें पेपर जो आगामी बोर्ड परीक्षा है उसमें बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो उसको ध्यान में रख के आप पढ़ाई करते रहें, निरंतर मेहनत करें और आई होप आप अच्छे नंबरों से पास होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।